जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके कैफ 2 टेस्ट प्रैक्टिसेस स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट के लिए एंड ये हमारा 14th लेक्चर है, जिसमें हम अपना जो चैप्टर नंबर 7 है इनकम फ्रॉम बिज़नेस वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका अभी तक के जो हमने पढ़ा है या आप कैफ 2 के स्टूडेंट हैं, आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक गिवन है। आप उसके थ्रू मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और फ़ील्ड के हैं, आप आईसीएमए कर रहे हैं, आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीबीए के स्टूडेंट हैं और आप ये लेक्चर्स ले रहे हैं जस्ट ये अपने सब्जेक्ट को पास करने के लिए, तो आपकी भी जो क्वेरीज़ होंगी, जो आपकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको उसमें कोई इश्यू आ रहा है, तो आप भी पूछ सकते हैं। जो इसका लेक्चर 1 था इनकम फ्रॉम बिज़नेस का, उसमें हमने डिस्कस किया जो लेक्चर नंबर 13 अपलोडेड है ऑलरेडी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारा बिज़नेस क्या है टैक्स के अकॉर्डिंगली, कि टैक्स बिज़नेस को किस तरह से डिफ़ाइन करता है। हमने देखा था कि बिज़नेस टैक्स भी बिज़नेस को वही बिज़नेस डिफ़ाइन करता है जो हम अकाउंटिंग में बिज़नेस को डिफ़ाइन किया था। बस वो कुछ चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए, अंडरस्टैंड करवाने के लिए वो बता देता है कि कौन-सी चीज़ें बिज़नेस में फ़ॉल करेंगे, कौन सी चीज़ें कौन से हेड में फ़ॉल करेंगे। ये सारा कुछ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम जब ऑलरेडी अकाउंटिंग के अंदर सारे स्टैंडर्ड्स पर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, हम सिंपली उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जो हमारा रेलेवेंट टैक्स रेट होता है, सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस है, एओपी बिज़नेस है या कंपनी है, जो हर बिज़नेस के लिए सेपरेट टैक्स रेट्स गिवन है आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वो मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते कि हमारे पास टैक्स का एक्सपेंस आ जाए। हमने फिर ये रीज़न डिस्कस किया था कि रीज़न ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि मैं जो आपके अकाउंटिंग के एक्सपेंसेस हैं, हम अकाउंटिंग में जो भी हम एक्सपेंस करते हैं वो क्लेम कर लेते हैं। हम कहते हैं एक्सपेंस डेबिट, पेएबल या कैश क्रेडिट, वो हमारा पी&एल में चार्ज हो जाता है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है, टैक्स लॉज़ कहते हैं कि आपके जो अकाउंटिंग के जो आपने एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं, उनमें से कुछ एक्सपेंसेस मैं आपको डायरेक्ट डिसअलाउ कर दूँ और वो एक्सपेंसेस आप टैक्स के जो रूल्स हैं, उसमें भी रूल्स बता दिए कि आप उस हेड वाले जो एक्सपेंस आपने क्लेम किए हुए थे अकाउंटिंग के अंदर, वो आपको डिसअलाउ हैं, जो आप वर्किंग उनकी दोबारा करेंगे टैक्स रूल्स के मुताबिक। जैसे कि आपकी जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, आपके टैक्स लॉज़ उसको नहीं मानते। टैक्स रूल्स कहते हैं कि टैक्स की जब आप काम करेंगे, वर्किंग करेंगे, तो आपने ये करना है कि आप अपनी जो प्रॉफिट्स में से जो आपने एक्सपेंस लेस किया हुआ है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वाला, वो ऐड बैक कर देंगे, मैं आपको डिसअलाउ करता हूँ। लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि ये रूल्स हैं, टैक्स में वो रूल्स दे देता है कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स पर इन रूल्स के अकॉर्डिंगली टैक्स डेप्रिसिएशन दोबारा कैलकुलेट करें। हम वो कैलकुलेट करते हैं और दोबारा से लेस कर देते हैं। इसी तरह जो आपके डिस्पोज़ल पर गेन या लॉस आ रहा होता है, जो आपके डिस्पोज़ल पर अकाउंटिंग वाला गेन लॉस होता है, वो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने वो कैलकुलेट किया होता है अकाउंटिंग की डब्ल्यूडीवी के मुताबिक। जो हालाँकि जब जब हम टैक्स में आते हैं, तो टैक्स मेरी अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन को मानता ही नहीं है, तो मेरी अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी गलत हो गई। तो उसके मुताबिक जो मैंने गेन कैलकुलेट किया होगा डिस्पोज़ल पे अकाउंटिंग के अंदर या लॉस कैलकुलेट किया होगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा, वो भी लॉ डिसअलाउ कर देता है। तो सिमिलरली मैं टैक्स के रूल्स के मुताबिक जब किसी एसेट को डिस्पोज़ ऑफ करूँगा, उस पर मैं डिस्पोज़ल गेन या लॉस टैक्स रूल्स के मुताबिक दोबारा क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। हमने फिर ये देखा कि जो आपकी नोशनल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आप फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो रिकॉर्ड करते हैं या कोई गेन्स रिकॉर्ड करते हैं, वो आपके नोशनल नोशनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपके रियलाइज़्ड गेन्स नहीं होते, रियलाइज़्ड आपके एक्सपेंसेस नहीं होते। तो हमने ये पढ़ा कि आपके चैप्टर 7 में स्पेसिफिकली पैराग्राफ लिखा हुआ है, इनकम टैक्स लॉ कहता है कि आपको जो एक्सपेंसेस हैं, वो नोशनल नहीं अलाउ होंगे। सिमिलरली जो आपकी नोशनल इनकम्स आपने रिकॉर्ड की होंगी, वो भी आपको अलाउ नहीं होंगी, आप वो रिवर्स कर देंगे। ठीक है, हमने फिर फॉर्मेट बनाया था कि हमारा फॉर्मेट किस तरह से होगा न्यूमेरिकल का इनकम टैक्स सॉरी हमारा इनकम फ्रॉम बिज़नेस के अंदर, हमारे टैक्स 2 के पेपर में। आज जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है कि ऐसी कौन-सी डिडक्शंस हैं, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं, जो लॉ मुझे जहाँ पर डिसअलाउ कर देता है।
वो कहता है कि अगर ये वाले जो क्राइटेरियाज हैं, ये वाली जो कंडीशंस हैं, आपका रेलेवेंट एक्सपेंस मीट करेगा तो मैं तभी आपको वो एक्सपेंस कंसीडर करूंगा टैक्स पर्पस के लिए। अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो टैक्स पर्पस के लिए वो एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा। चाहे आप अपनी जो अकाउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आप उसमें उसको रिकॉर्ड किए रखें, लेकिन जब आप टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे तो तब आप उस एक्सपेंस को अपनी इनकम में दोबारा ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि मैं उसे डिसअलाउ करता हूँ। तो आज जो हमने चीजें डिस्कस करनी है ये कुछ 14 से 15 पॉइंट्स हैं आपके सेक्शन 21 में इनएडमिसिबल डिडक्शंस में। हम उन पॉइंट्स को 14-15 पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कुछ 2-3 वीडियो बना दूंगा मैं उनके ऊपर, 2 1 घंटे की टोटल बन जाएंगी, ताकि जो हर एरिया है उन पॉइंट्स का हमारा कवर हो जाए। जी, आपका चैप्टर नंबर 7 है जिसमें ये आपको डिस्कस करता है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। वो कहता है, पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में वो कहता है कि आपने नॉर्मली क्या होता है कि हमारी सिलेबस में वो चीज़ें नहीं है, ठीक है? लेकिन उन्होंने जो पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं सेक्शन के अंदर, वो उन्हीं जो चीज़ों के साथ लिंक्ड है। मैं आपको थोड़ा-सा नॉलेज मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि आपने किस तरह इसको अंडरस्टैंड करना है। हमारे जो सेक्शंस हैं कुछ, लॉ रिक्वायर करता है कि जब कोई पर्सन, ठीक है, किसी को पेमेंट करेगा, जब एक बिज़नेस, नॉर्मली क्या होता है कि एक बिज़नेस क्या करता है, दूसरी बिज़नेस से परचेज़ करता है, फिर आगे वो सेल करता है, ठीक है? जब एक बिज़नेस या एक पर्सन दूसरे बिज़नेस पर्सन को सेल या परचेज़ करेगा, जो बायर होगा जो कस्टमर होगा, वो पेमेंट करते हुए उस सेलर की, जिससे वो परचेज़ कर रहा है, उसका एक एडवांस उस सेलर की उसका एक एडवांस टैक्स सर्टेन पोर्शन लेट्स जो है वो काट के डिडक्ट करके वो विदहेल्ड कर लेगा और रिमेनिंग पेमेंट नेट पेमेंट उसको पे बैक कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर मैपल लीफ की, ठीक है? ये है यहाँ पर सेलर जिसकी हम क्या कर रहे हैं, टैक्सेशन कर रहे हैं। और जहाँ पर दूसरा जो पार्टी है वो है, मैं कहता हूँ यहाँ पर है अटक रिफाइनरी, ये भी कंपनी है, ये क्या है, बायर है। तो यहाँ पर जब अटक रिफाइनरी पेमेंट करेगा तो वो एक सर्टन पोर्शन, मैं कहता हूं 4%, ठीक है, वो 4% ऑफ अमाउंट ड्यू जो आपने ग्रॉस अमाउंट पे करनी है बायर ने, जो अटक रिफाइनरी ने, वो क्या कर देगा, वो विदहेल्ड कर लेगा। वो विदहेल्ड करने के बाद वो सारी जो अमाउंट है वो एफबीआर में जो बैंक अकाउंट उन्होंने दिया हुआ है उसमें वो जमा करवा देगा। जब वो जमा करवाएगा तो वो सारी डिटेल बताएगा कि ये उसने किस पार्टी का टैक्स काटा है, वो उसमें मैपल लीफ का नाम बताएगा, उसका एनटीएन वगैरह बताएगा। जो ये 4% है, मैं कहता हूँ 100 रुपए की आती इनवाइस की अमाउंट थी, उनने 4% टैक्स काट लिया और 96 रुपीज क्या कर दिए, पेमेंट कर दी। अब ये जो 4% है ये क्या चीज है, ये आपका जो मैपल लीफ है उसका एडवांस टैक्स है, एडवांस इनकम टैक्स है। क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो तो मेरा बिजनेस एक्सपेंस है ही नहीं, वो तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने अपना एक लाइबिलिटी गवर्नमेंट को पे करनी है एंड पे जाकर, वो जो 4% जो जितनी भी बनेगी सारी वर्किंग करने के बाद, रेट्स मल्टीप्लाई करने के बाद, जब मैं टैक्स पेबल कैलकुलेट करूंगा, मैं कहता हूँ मेरा टैक्स पेबल मैपल लीफ का बनना उस साल का 1000 रुपए, उसमें से वो लेस करेगा वो सारे इनकम टैक्सेस जो उसके मुख्तलिफ पार्टियों ने, डिफरेंट पार्टियों ने पेमेंट करते हुए काट लिए। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ अटक रिफाइनरी ने इसका एडवांस टैक्स काट लिया 4 रुपए। मैं कहता हूँ इनको जो पीटीसीएल, जो इन्होंने इंटरनेट बिल यूज कर रहे, जो इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, पीटीसीएल ने इनको जो टैक्स जो बिल इशू किए होंगे वो भी टैक्स काटता है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है उन्हें कि आपने टैक्स काटना है, तो वो मैं कहता हूँ उन्होंने काट लिया था 50 रुपए। ये सारा एडजस्ट करने के बाद ये कितना पे करेगा गवर्नमेंट को, 946 रुपीज क्या करे गवर्नमेंट को पे करेगा। अब ये जो 4 रुपीज है या 50 रुपीज है,
क्या ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, क्या उसका ये पार्ट बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो लॉ कहता है कि आपका, ठीक है, एनी टैक्स any excess rate or tax paid or payable by the person in Pakistan or a foreign country that is levied on the profits or gains of the business। जो उन्होंने टैक्स काटा था सेल्स पे, जो विदहोल्डिंग की थी, वो इनकम टैक्स उसने काटा था। तो जो इनकम टैक्स होगा मेरा एडवांस कटा हुआ होगा, या कोई मुझे कार्ड की पेमेंट करता है, वो इनकम टैक्स मेरा एक्सपेंस नहीं होगा। क्लियर? लेकिन लॉ कहता है कि आपने, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके मल्टीपल एक्सपेंसेस होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं, वो आपके क्लेम हो रहे होते हैं, ठीक है। उन एक्सपेंसेस, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो आपने टैक्स पे किए होंगे, लेकिन वो आपको एक्सपेंस अलाउ होंगे। जैसे कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स वो वाला, जैसे आपको पता है कि कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो हर साल आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है। सर्टेन परसेंटेज कैलकुलेटर है, वो आपसे एक्साइज वाले लेते हैं, वो आपका इनकम टैक्स नहीं होता। तो लॉ कहता है वो वाले जो आप टैक्सेस पे कर रहे होंगे, वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आपकी व्हीकल है बिजनेस में, अपने व्हीकल पे जो टोकन टैक्स होता है एनुअल आप पे कर रहे होते हैं, वो भी आप जो टैक्सेस हैं वो आप सारे लेस कर सकते हैं। सिर्फ जो एक्सपेंस आप लेस नहीं कर सकते, वो है आपका इनकम टैक्स। ठीक है, जो अगर आपको वैसा टैक्स कट गया है जो आपके प्रॉफिट्स पे बेस कर रहा है, ठीक है, जो आपकी इनकम है, इनकम टैक्स है आपका, वो आपके एक्सपेंस अलाउ नहीं है। अगर क्वेश्चन में वो बता देता है कि आपकी जो अदर एक्सपेंसेस हैं, उसमें 50,000 रुपए वो भी शामिल है जो आपका एक कस्टमर ने पेमेंट करते हुए काट लिया था, वो मतलब आपका एडवांस इनकम टैक्स है, वो आप यहाँ पर नहीं है, आप एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा, आप वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक कर देंगे। लेकिन जब आप टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे, तो आप एंड पर आकर यहाँ पर उस 50 रुपए को, 50,000 को यहाँ पर लेस देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो गई है। जी, नेक्स्ट चीज उसमें पॉइंट वो कहता है, जी, जहां वही बात कह रहा है, ठीक है, कि आपका जो टैक्स एट सोर्स कट किया है, इनकम टैक्स जो आपका कट किया है, वो आपका जो एडवांस टैक्स है, वो आपको अलाउ नहीं है। ठीक है, वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट ने एडवांस आपसे ले ली है। जब आप एंड पर लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, आप उसमें से उसको एडजस्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम जो हमने पहली दो पॉइंट डिस्कस किए हैं, वो डिस्कस किए हैं एज ए सेलर। ठीक है, कि अगर हमारा कोई टैक्स काट लेता है, तो वो जो हमने टैक्स, हमारा टैक्स कटा होगा, किसने डिडक्ट किया होगा, एडवांस रख लिया होगा, वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। अब थर्ड पॉइंट में लॉ कहता है कि अब हम बात करते हैं अब हम जहां पर बात करते हैं अटक रिफाइनरी के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर अटक रिफाइनरी क्या थी, आपका बायर था, ठीक, यहाँ पर ये क्या था, कस्टमर था, बायर था। अब ये परचेजेज हैं इसकी, ठीक है। लॉ कहता है अगर एक पर्सन परचेज करता है, ठीक है, और परचेज करने पे उसने क्या करना, लॉ की रिक्वायरमेंट है, मैं बता देता हूं। एक पर्सन जब भी परचेजेस करेगा गुड्स, ठीक है ना, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सिंगल पार्टी, कितनी अमाउंट की, 75,000 या अबव, ठीक है। अगर वो 75,000 या अबव अमाउंट की जब एक पर्सन, एक बिजनेस किसी पार्टी से परचेज करेगा, ठीक है, तो उसने क्या करना है, उस 75,000 रुपए पर टैक्स काटना है, टैक्स विदहेल्ड करना है, जो हमने अभी पीछे पहले पॉइंट में डिस्कस किया, जो हमारा विदहेल्ड हुआ था। जब हम एज ए कस्ट हम जब हम एज ए कस्टमर देखेंगे, जब हम एज ए बायर देखेंगे, तो जब हम परचेज कर रहे होंगे, तो लॉ कहता है कि जब आप 75,000 या उससे अबव अमाउंट, ठीक है, एक पार्टी से, किसी सिंगल पार्टी से पूरे टैक्स ईयर में परचेज करते हैं, तो आपने उस पर टैक्स काटना है। टैक्स किस तरह काटना है, कितनी अमाउंट का काटना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको क्वेश्चन में क्या बताएगा कि जो परचेजेस की अमाउंट है, ठीक है, उस परचेजेस में 70,000 रुपया, सॉरी, 1 लाख रुपए ऐसा इंक्लूडेड है
जिस पर आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं किया। तो क्या मतलब हुआ, जो 1 लाख रुपया है, जिस अमाउंट पर मैं टैक्स विदहेल्ड नहीं करूंगा, वो मुझे क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, जिस अमाउंट पर मैं टैक्स विदहेल्ड नहीं करूंगा, सिर्फ वही अमाउंट, वही पोर्शन मेरा क्या होगा, डिसअलाउ होगा। ऐसा हो सकता है कि मैंने परचेजेस की हो 1 बिलियन रुपीस की, लेकिन मैंने उस पर जो टैक्स विदहेल्ड नहीं किया, ऐसी परचेज हो जिसमें मैंने टैक्स काटना था, पेमेंट करते हुए मैंने टैक्स नहीं काटा, वो अमाउंट है 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी 1 बिलियन डिसअलाउ हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो पोर्शन, जिस अमाउंट पर मैंने टैक्स काटना था लेकिन नहीं काटा, वो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, मुझे डिसअलाउ हो जाएगा। वो जो 5 लाख है, 6 लाख है, जितनी अमाउंट भी है, क्वेश्चन में वो बताएगा ये अमाउंट है जिस पर आपने टैक्स काटना था, आपने नहीं काटा, उसका मतलब क्या है, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। पहले वो एक्सेप्शन पढ़ते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं। लॉ कहता है कि प्रोवाइडेड दैट, वो लॉ कहता है कि इस सेक्शन में, इस पॉइंट के अंदर जो आपको मैक्सिमम एक्सपेंस डिसअलाउ होगा, वो हो सकता है 20% ऑफ, मैक्सिमम 20% ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स। क्लियर। वो कह रहा है कि आपने, पहला तो ये है कि जो आप जिस परचेज पर आपने टैक्स काटना था, आपने नहीं काटा, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन साथ में वो बता रहा है कि जो मैक्सिमम डिसअलाउंस है, वो आपको होगी 20% ऑफ टोटल परचेजेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, अब इसके हम किस तरह से क्वेश्चन में हमने ये चीज एड्रेस करनी है, हम वो देखने हैं। केस नंबर 1, मिस्टर ए है, हम उसकी क्या कर रहे हैं, टैक्सेशन कर रहे हैं। उसकी जो टोटल परचेजेज हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, ठीक है, वो है 550 मिलियन। जो लॉ कहता है कि इसके अंदर, वो बताता है, कहता है कि आपने अदर इन्फॉर्मेशन के, जो मैंने विद होल्डिंग नहीं की, टैक्स नॉट डिडक्टेड, वो है 100 मिलियन। तो मुझे यहाँ पर जब वर्किंग करनी है अपने न्यूमेरिकल के अंदर, जो हमने अभी सेक्शन पढ़ा है, जब मैंने वो अप्लाई करना है, तो मैंने किस तरह कैलकुलेट करनी है। मैंने पहले क्या करना है, मैंने जो एक्चुअल में, जो मैंने एक्सपेंसेस में जिस पर मैंने टैक्स काटना था, जो मैंने टैक्स नहीं काटा, वो अमाउंट लेनी है 1 मिलियन। ठीक है, और फिर इसको मैंने कंपेयर करना है वर्सेस 20% ऑफ टोटल परचेजेस। ये बनता है आपका, आप क्या लेंगे, 550 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 20%। ये आपकी अमाउंट बनती है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपकी बनती है 110 मिलियन, 110 मिलियन। ठीक है, जो मुझे मैक्सिमम एक्सपेंस डिसअलाउ होगा, वो होगा 20% ऑफ टोटल परचेजेस। जो एक्चुअल कितना है, 100 मिलियन है। 100 जो कितना 100 मिलियन बनता है, जो मैक्सिमम अलाउ है, डिसअलाउ होगा 110 मिलियन है। तो यहाँ पर मेरा लोअर कौन सा है, वो है 100 मिलियन। मेरा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक कर दूंगा। अब हम देखते हैं केस 2। अब यहाँ पे सेम एग्जांपल मैं कहता हूं, जो मैंने टैक्स, जिस अमाउंट पे मैंने टैक्स नहीं काटा, वो अमाउंट मेरी है 120 मिलियन। इसका मैंने कंपैरिजन करना है किसके साथ, 20% ऑफ टोटल परचेजेस 550 मिलियन, जो बनता है कितना, 110 मिलियन। अब यहाँ पर एक्चुअल जो मैंने टैक्स काटना था, वो कितना काटना था, कितने अमाउंट पर काटना था, 120 मिलियन भी मैंने नहीं काटा। लेकिन लॉ कहता है मेरी जो मैक्सिमम डिसअलाउंस हो सकती है इस सेक्शन के अंदर,
वो हो सकती है 20% ऑफ टोटल परचेज, वो है 110 मिलियन। तो इस केस में जो मैंने अमाउंट ऐड बैक करनी है प्रॉफिट में, ऐड बैक करनी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, परचेजेस ऑन विच टैक्स इज नॉट विदहेल्ड, वो है 110 मिलियन। इस तरह से ये आपका पॉइंट, दो केसेस पॉसिबल केसेस हैं जिसके जरिए ये आपका पॉइंट न्यूमेरिकल में टेस्ट हो सकता है। अब हम जाते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में लॉ आपको क्या कहता है। लॉ कहता है कि आपने सेल्स टैक्स की यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, ठीक है, कि सेल्स टैक्स जब हम पढ़ेंगे वहां पर ये पॉइंट ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मैं नॉलेज साथ में दे दूंगा कि सेल्स टैक्स को हम यहाँ पर किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। एनी अमाउंट ऑफ कमीशन पेड और पेएबल in respect of supply of products listed in the third schedule, ठीक है, of the sales tax act 1990, where the amount of commission paid exceeds 0.2% of gross amount of supplied thereof, unless the person to whom commission is paid or payable as the case may be is appearing in the active taxpayer list under this ordinance। अब यहाँ पर एक और चीज होती है, हम वो देखते हैं पहले कि आपको मैसेजेस आ रहे होंगे 30 नंबर से पहले आपके मोबाइल पे आ रहे होंगे कि आप अपनी रिटर्न सबमिट करवाएं। इनकम टैक्स के अंदर जो पर्सन अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं उन्हें आपका इनकम टैक्स लॉ कहता है एक्टिव टैक्स पेयर, ठीक है, और जो नहीं करते उन्हें कहता है इनएक्टिव। लॉ आपके जो एफबीआर है वो हर साल 31 मार्च को, ठीक है, एक लिस्ट इशू करता है जिसमें वो उन सारे पर्सन की, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, एओपीज की एनटीएन मेंशन कर देता है कि ये जो पर्सन हैं इस एनटीएन वाले, वो क्या है, एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। मीन क्या है, उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट में आ रहा होता है। और जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आ रहा होता वो कौन से होते हैं, वो इनएक्टिव टैक्स पेयर होते हैं। अब ये जो हमने प्रोविजन पढ़ी है, इस प्रोविजन का क्या मतलब है, इस हमारी जो एक्सपेंस वो डिसअलाउ कर रहा है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बीच में थर्ड पार्टी हायर की हुई है, ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं, कमीशन पे करते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो प्रोडक्ट्स कौन सी होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स वो हों जो सेल्स टैक्स एक्ट के थर्ड स्केड्यूल में उनका नाम आ रहा। अब ये थर्ड स्केड्यूल आपके सेल्स टैक्स में के सिलेबस में डिटेल में नहीं है, जिसमें कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स नहीं आती, ठीक है। जब अगर क्वेश्चन पेपर में ये पॉइंट वो पूछ देता है, वो कहेगा कि आपने एक पर्सन को क्या दिए, कमीशन पे की है, ठीक है, और वो जो जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपने कमीशन पे की है वो प्रोडक्ट थर्ड स्केड्यूल में आ रही, पहला क्राइटेरिया पूरा। फिर वो कहता है कि वो पर्सन जिसको आपने कमीशन पे किया उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ रहा था। तो अगर ये दो बातें वो बता देता है कि ये दो कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो फिर जितनी भी कमीशन, ऑल कमीशन पेड और पेबल इज अलाउड। अगर वो बता देते हैं कि ये इसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ रहा था और ये जो प्रोडक्ट है वो थर्ड स्केल आइटम में इसका नाम है, तो जितना भी कमीशन आपने पे किया होगा वो आपको अलाउ होगा, वो डिसअलाउ नहीं होगा। यहाँ पे वो कहता है कि अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में उसका नाम नहीं आ रहा, तो उस केस में जो मैक्सिमम आपको कमीशन अलाउ होगा, मैक्सिमम आपको जो कमीशन अलाउ होगा वो 0.2% ऑफ ग्रॉस सप्लाईज है। अब ये देखते हैं, मिस्टर ए है, ठीक है, उसका मेरा एग्रीमेंट है कि मैं उसको 5% ऑफ सेल दूंगा जितनी वो मेरी प्रोडक्ट्स की सेल्स करवाएगा। अब पहला सिनेरियो है कि मिस्टर ए एक्टिव टैक्स पेयर है, लिस्ट में आ रहा है। दूसरा है कि इनएक्टिव है। अगर एक्टिव टैक्स पेयर है तो कोई मसला भी नहीं है, फुल कमीशन, ऑल कमीशन एक्सपेंसेस अलाउड।
अगर इनएक्टिव में आ रहा है तो फिर मसला है। हम अज्यूम करते हैं जो सेल्स जितनी उसने करवाई हैं, जितनी सेल्स उसके थ्रू हुई हैं, वो हुई हैं 1 लाख रुपए। तो मैंने उसे एक्चुअल कमीशन कितना पे किया होगा? एक्चुअल कमीशन उसे मैंने पे किया होगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% इज इक्वल टू 5,000 रुपए। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है any amount of commission paid or payable in respect of which product listed in third schedule of sales tax act where the amount of commission paid exceeds 0.252%। मतलब 0.2% मुझे फिर भी कमीशन अलाउड है, तो मैं कितना एड बैक कर दूंगा? अगर इनएक्टिव है, अगर मेरा कमीशन 0.2% से इंक्रीज कर रहा है, मैं क्या करूंगा? मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, एक्चुअल रेट माइनस मैक्सिमम अलाउड। इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा? डिफरेंस वो रेट आ जाएगा जो मुझे एड बैक करना है। वो कितना बनता है? वो यहां पर बनता है 5% माइनस 0.2%। तो आप जो 4.8% है वो आप क्या कर देंगे? एड बैक कर देंगे। हम इसकी एग्जांपल, इसको हम सॉल्व करते हैं। सेल की वैल्यू थी 5 लाख रुपए, जो एक्चुअल रेट था 10% था, ठीक है। तो मुझे कितना अलाउ, जो मैं एक्चुअल मैंने कमीशन रिसीव किया होगा 50,000 रिसीव किया होगा। अब क्योंकि मुझे टोटल मैक्सिमम अलाउ कितना है? 0.2% है, ठीक है। ये मैं कहता हूं बनता है 2,000 रुपए। अब जो मुझे मैक्सिमम अलाउ है वो है 2,000 रुपए। तो मैं जो 48,000 है ये मुझे क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। ये मैं क्या कर दूंगा? अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दोबारा ऐड बैक कर दूंगा। ये था आपका ये वाला पॉइंट। आई होप आपको समझ आ गई हो। तो फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, आप अगर गेस्ट आपके आते हैं अकाउंटिंग में, आप जो भी उनको चीज खिलाते हैं, जो भी आप उनकी खातिर तवाज़ुन करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, आप एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर लॉ कहते हैं कि कुछ कंडीशन है, मतलब ये एक्सपेंसेस आप क्या कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट में आप क्लेम कर सकते हैं, आपको अलाउ होंगे। सिंपल सी चीजें हैं। वो कहते हैं कि आपका जो एक्सपेंडिचर है पाकिस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान के बाहर भी हो सकता है, लेकिन वो किसके साथ होना चाहिए? बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए से कनेक्शन उनका होना चाहिए। जो पर्पस हो वो यही हो कि हम बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं। आपके गेस्ट आ सकते हैं, आप बाहर जाते हैं टूर पे, किसी मीटिंग पे, जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे थे आप उनको क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर सारी बातें वही लिखी हुई हैं, तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हम वो ये देखते हैं। ये 2 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ी सी डिटेल में है, हम वहां पर कवर करेंगे। अब हम देखते हैं ये वाला पॉइंट। लॉ कहता है any fine or penalty paid or payable by the person for the violation of any law, rule or regulation। अगर आपने कोई लॉ वायोलेट किया है, ठीक है, और उस लॉ को वायोलेट करने की वजह से आपको कोई पेनल्टी हुई है, कोई फाइन हुआ है, तो वो वाला जो फाइन एंड पेनल्टी है वो आपको डिसअलाउ हो जाए। अब लाजमी नहीं है कि हर फाइन एंड पेनल्टी आपको लॉ की वायलेशन से हो। अब जो पेनल्टी है आपको 2 वजह से हो सकती है, मल्टीपल वजह हो सकती है। मैं ब्रॉडर टर्म में बात कर लेता हूँ यहाँ। फिर यह है कि लॉ की वायलेशन से, दूसरी है कि आपने एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था कि आप उसको इस डेट पर ये गुड्स डिलीवर करेंगे, ठीक है, 50,000 के आप गुड्स डिलीवर करेंगे। और अगर आपने गुड्स डिलीवर ना किए उस डेट पर, तो आप उसको 5,000 रुपए एज ए पेनल्टी पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने एग्रीमेंट पूरा नहीं किया तो पेनल्टी की अमाउंट गिवन थी, आप उसको 5,000 पे करेंगे। जो एक एग्रीमेंट की वायोलेशन पे या कोई बिजनेस टर्म की वायोलेशन पे अगर आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ गई किसी पार्टी को, वो पेनल्टी आपको अलाउड है। अगर आपने बैंक के साथ आपने कोई लोन वगैरह की टर्म वगैरह की हुई थी, ठीक है, और आप लोन में थोड़ी देर आप पेमेंट डिले कर दी, और पेमेंट डिले की वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट एज ए पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, एज ए फाइन पे करनी पड़ रही है, वो आपको अलाउ होगी। अगर आपने कोई लॉ की वायोलेशन की है एंड उस वायोलेशन की वजह से आपको कोई फाइन हुआ है, कोई पेनल्टी है हुई है, वो आपको डिसअलाउ होगी। वो कौन से लॉज की वायोलेशन हो सकती हैं?
आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, लॉ आपसे टाइमली रिक्वायर करता है, अगर आप उसको डिले करते हैं, उस टाइम पीरियड के बाद आप उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं या बिल्कुल कंप्लीट करते भी नहीं हैं, तो एफबीआई के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपको पेनल्टी या फाइन लगा सकते हैं। अगर वो आपको जो पेनल्टी लगाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर अलाउ नहीं होगी एज़ एक्सपेंस। फिर अगर आप एज़ अ कंपनी हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, एसएससीपी की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप अकाउंट्स किस तरह फाइल करवाओ, आपने ऑडिट करवाना है सारा कुछ। अगर आप उसकी कोई वायलेशन करते हैं, आपको वो कोई क्या करते हैं पेनल्टी आपको चार्ज करते हैं, आपको फाइन कर देते हैं, जो आपका वो एक्सपेंस आपको यहाँ पर डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये आपकी क्या थी, पेनल्टी की प्रोविज़न थी। फिर नेक्स्ट में कहता है, अब ये 2 पॉइंट जो हैं, ठीक है? एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन, ये बात हो रही है एओपी एंड इंडिविजुअल। मीन्स कि टैक्स में पार्टनर्स जो हैं, एओपी के जो पार्टनर्स हैं, वो अपना कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर यहाँ पर चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है? अगर कोई सैलरी विथड्रॉ करते हैं, अगर रेम्युनरेशन खुद को रिसीव करते हैं, ठीक है? अगर वो अपने बच्चों की कोई फीसेस पे करते हैं, वो सारे जो एक्सपेंसेस हैं, वो लॉ कहता है कि आपको यहाँ पर टैक्स पर्पज़ के लिए बिज़नेस इनकम के अंदर अलाउ नहीं है, आप वो डिसअलाउ कर लें। तो ये चीज़ पॉइंट्स थे जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। कुछ पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा जो एडिशनल पॉइंट्स होंगे, हम उससे भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।